हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में आज हम अपनी नई बुक शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ जो होगा हमारा हिस्ट्री का भी आपका चैप्टर चलेगा, तो सबसे दो क्लासेज हैं। तो एक क्लासेज में हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लियर है? जो हमारा शेड्यूल है वहाँ हिस्ट्री का, वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो है समकालीन जो विश्व है उसकी राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बार आपने अखबारों में एक शब्द देखने को मिलता है, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। और शब्द मिलता है कि भारत या विश्व शीत युद्ध से गुजर रहा है, उत्तरी शीत ध्रुव आपके बन रहे हैं, भारत शीत वॉर में या कोल्ड वॉर में प्रवेश कर चुका है। आज हम इन सारी चीजों को, ये सचमुच की जो आपकी परिभाषा है, इनको जानने का प्रयास करेंगे और इनको देखेंगे कि आखिर में क्या है शीत युद्ध वगैरह। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 हमारे सामने है। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। कैसा है शीत युद्ध का दौर? सबसे पहले आइए पढ़ना शुरू किया। परिचय। इस अध्याय में पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पेटिका प्रस्तुत करते हैं। युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इस अध्याय में पूरी पुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे? शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत की तरह देखते हैं। यह समकालीन विश्व राजनीति की इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसका उचित यह है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। हम इसी चैप्टर शुरू करेंगे कि आपका कोल्ड वॉर क्या है। इस अध्याय से हमें यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। दो शक्ति आपस में लड़ रही हैं। उन दो शक्तियों को आप अच्छे से देख सकते हो। एक शक्ति का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, एक शक्ति का नाम है सोवियत संघ। तो दो शक्ति आपकी लड़ी। क्लियर है? यह है युद्ध। हम विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समरस्थलियों तक भी ले जा सकते हैं। इसी अध्याय में गुटनिरपेक्ष अध्ययन की दृष्टि से विचार किया है। इस तरह से हम दोनों राष्ट्रों को दबाने में आपकी चुनौती दी जाएगी। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास एवं आपकी चर्चा करेंगे। इस अध्याय में यह बात की गई है कि किस तरह इन देशों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वतंत्रता, संसाधन के बजाय अध्ययन के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। क्या देखेंगे कि भारत की मूल्यांकन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, राजनीतिक आंदोलन हुआ, कि भारत कैसे रहा, इसको हम लोग देखेंगे। और यह प्रश्न पूछता है कि भारत के हित की रक्षा में गुटनिरपेक्ष की नीति क्या थी और क्या किस सीमा तक सफल रही। कुछ लोगों ने संयुक्त राज्य को चुना, कुछ लोगों ने सोवियत संघ को चुना, लेकिन हमने चुना गुटनिरपेक्ष। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई और क्या विचार लेके आई, इसको हम देखना शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम परिणामों में दो महाशक्ति का उदय हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसमें दो महाशक्ति हमारे सामने निकलकर उदय हुआ है। चित्र में देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्राज्यवादी सोवियत संघ रूस। ये आपका साम्राज्यवादी सत्ता है और ये आपका कैपिटलिस्ट सत्ता है। ये आपकी जो अमेरिका है वो कौन सी है? ये आपका पूंजीवादी है। ये कैसी है? पूंजीवादी है। और ये कैसी है? साम्यवादी है, जिसे हम आपका समाजवादी भी कहते हैं। तो ये जो दो गुट है वो कैपिटलिस्ट और आपका मार्क्सिस्ट के बीच के युद्ध के बीच है। ठीक। अमेरिका 23 फरवरी 1945 को आइवेजीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराया। समाजवादी सोवियत संघ ने सैनिक मई 1945 में राइट स्टैंडिंग लैंडिंग
बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराया। सोवियत संघ जर्मनी में और अमेरिका आपका जापान तक अपना पहुंच गए। चित्र 1 में रोसुतो द एस्ट्रेशन फ्रेस और आपका तासो के चित्र दिखाए गए। ये देखिए, रूस आपका जर्मनी में है और यूएस आपका जापान में है। अब शुरू होगा मेन जड़, मेन कहानी, मेन परिचय, मेन अध्याय। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत कहां से हो रही है? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहां से शुरू कर रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी के बाद शुरू होगा कोल्ड वॉर। अब 2 महाशक्ति कौन सी हैं आप देख चुके हैं, एक बार देखिए, नजर दोहराइए, फिर आगे बढ़े। ऐसा क्लियर है? चलिए शाबाश, आगे देखते हैं। शुरू करें। अब कुछ कार्टूनिस्ट हैं जो अपनी भाषा को प्रयोग भी करते हैं। हम दुनिया भर की सैर कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जाना है जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और सच में बहुत मजेदार है। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्यूबा का मिसाइल संकट। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्यूबा है कहां? तो क्यूबा अगर आपको देखना है, आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में यहां पर आपको मिलेगा क्यूबा। क्या मिलेगा? क्यूबा मिलेगा आपको। और आप अच्छे से क्यूबा को देखिए, दिखाई नहीं गया, ये है, ये रीजन है क्यूबा का। देख लीजिए आप एक बार गूगल करके, आप अच्छे से क्यूबा देखिए। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं की यह चिंता सता रही थी। कब? 1967, यूएसएसआर। हम सोवियत संघ को क्या बोलेंगे? यूएसएसआर। क्लियर है? यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, यूएसएसआर। ठीक। अब देखिए, अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। अब कहानी क्या थी? अमेरिका देश है आपका पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, और जो आपका क्यूबा है, यहां पर क्यूबा में जो है आपका साम्यवादी सरकार है, यानी कि समाजवादी विचारधारा। आज भी क्यूबा में अगर आपसे पूछे समाजवादी सरकार का सबसे बेस्ट एग्जांपल कहां है दुनिया में, आपको क्यूबा में मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए, और ये कैसे हैं अमेरिका वाले? ये है पूंजीवादी, ये कैपिटलिस्ट हैं। ठीक। इस देश के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रागो का तख्ता पलट हो गया है। क्यूबा अमेरिका के तट से अलग हुआ और एक छोटा सा द्वीप है। क्यूबा का जुड़वा सोवियत संघ से ही होता है। कह रहे जो अब क्यूबा है, आप अगर उसका जुड़ाव देखोगे तो किससे मिलेगा? वो केवल सोवियत संघ से ही मिलेगा। ठीक। सैनिक अड्डों के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा के परमाणु मिसाइल आपकी तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहले अमेरिका नजदीक की निशाने की सीमा में आ गया। हथियार की तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के भूभाग के लगभग 2 गुने आपका ठिकानों, शहर और हमला बोल सकता। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने का भयानक अमेरिकन को 3 हफ्ते बाद लगी। अब देखिए मुसीबत क्या थी। अब मेन खतरा था क्यूबा का कि क्यूबा पर अमेरिका हमला ना कर ले, कब्जा ना कर ले, क्योंकि उसके पास है, नीचे की तरफ है उसका। क्लियर है? तो इसने क्या करा, क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु हथियार आपके तैनात कर। क्या पहुंचा दिया आपने? जो क्यूबा है, सोवियत संघ ने आपके अपने परमाणु हथियारों को वहां पर तैनात कर दिया
और इसकी भनक जो है अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद लगी, ठीक, यानी कि 20-21 दिन के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एन एफ कैनेडी ने सलाहकारों को ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचाते रहे जिससे कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। आप अगर किसी का परमाणु युद्ध को नष्ट करोगे तो दूसरा व्यक्ति आप पे परमाणु वॉर करेगा, और जब वो आप पे करेगा तो आप उस पर करोगे, और वॉर कैसी हो जाएगी? परमाणु वॉर हो जाएगी। वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुर्चवेस क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियार को हटा ले। मेन कहानी क्या थी भैया? जो आपने क्यूबा में जो परमाणु हथियार रखे हैं उनको आप लोग हटा लीजिए बस। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका की जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा को रोका जा सकता है। कि हम क्या करें, जो हमारे पास जंगी बेड़े हैं, जो जहाज हैं, हम उसको आगे कर दें और उसको हम रोक सकें। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले को प्रति अपनी गंभीरता व वापस चेतावनी देना चाहता। ऐसी स्थिति में लगता था कि युद्ध होकर रहेगा। क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका को पूरी दुनिया ने बेचैन कर दिया। अब कहानी है, क्यूबा में मिसाइल है, अमेरिका चाहता है हट जाए, हम जहाजी बेड़े लगा देंगे, और अब दिक्कत बढ़ रही है, दोनों में टेंशन बढ़ रही है देशों में, और जो गुट है उनमें भी संघर्ष है, और पूरी दुनिया बेचैन है कि अब टकराव होगा। ये कोई टकराव कैसा है? आम नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया, और अच्छा ही फैसला था, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। दुनिया के चैन की सांस ली सोवियत संघ के जहाज ने यह तय किया कि अपनी गति धीमी कर लें और वापसी का रुख रखें। अब यूएस के जहाज जो थे, रूस के जहाज वापस जाने लगे। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम बिंदु था। अब कह रहे हैं जो आपका क्यूबा में मिसाइल संकट था, ये शीत युद्ध की चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों की प्रतिद्वंद तनाव संघर्ष के श्रृंखला के रूप में जारी रहा। अगर युद्ध होता है सोवियत संघ और अमेरिका में, तो जो इनके साथी देश हैं उनमें भी कंपटीशन होगा, उनमें भी टेंशन देखी जाएगी, और उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष होगा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्ष ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी कि दोनों देशों के बीच पूर्ण व्यापी रंजिश युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्ति और उसके साथ ही युद्ध इन दोनों युद्धों को संलग्न रहे। क्षेत्र विशेषकर अपने साथ ही मददगार बनाने लोग और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। और इस तरीके से जब दोनों ने आपकी समझदारी दिखाई, तो इस तरीके से थर्ड वॉर से आपका दुनिया बच गई। क्लियर है? ये ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शीत युद्ध सिर्फ जोरदार आजमाइश सैनिक गठबंधन शक्ति संतुलन का मामला बन गया। अब अगर आप केवल ये कहो कि आपस में उन्होंने जोर आजमाइश की, सैनिक गठबंधन हुआ, शक्ति संतुलन हुआ, ये नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर में भी एक वास्तविक संघर्ष था। मेन जो राड़ा था वो क्या था? विचारधारा का ही था, और एक वास्तविक संघर्ष भी जारी था। विचारधारा की लड़ाई में इस बात को लेकर था कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए, ध्यान दीजिए मैं इसको समझा रहा हूं क्योंकि यहां से परिभाषा बन रही है कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का सूत्रपात करने के लिए सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? पश्चिमी गठबंधन की अगुवाई अमेरिका था, और यह गुट उत्तराधिक उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। कैसा था? लिबरल आपका डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट की बाजार मानते थे। जो आपके पूरब के गठन थे, इनकी अगुवाई सोवियत करता था, और ये प्रतिनिधित्व क्या था? समाजवाद को मानता था और साम्यवादी के लिए था कि समाजवादी सरकार हो, वहां लोकतांत्रिक थी, या पूंजीवादी है या साम्यवादी। इन विचारधाराओं में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि ये पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है।
इन्हीं दोनों को विचारधाराओं ने कोल्ड वॉर को पनपाया और आज भी तीन ही विचारधारा चलती हैं। उदारवादी, मतलब आप ऐसे मानिए कि अब पूंजीवादी सरकार है, कहीं पर साम्यवादी है, और भारत ने न पूंजीवादी को एक्सेप्ट किया न आपके साम्यवादी को, हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें दोनों का अच्छा जो सारभूत तत्व है उनको लेकर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्लियर है? इतना देख लिया, अब आगे बढ़ेंगे कि आखिर में कोल्ड वॉर है क्या, किसको कहते हैं। सीपी जो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, कोल्ड वॉर चिल्लाया जा रहा है, तो जड़ तो निकले। आइए कोल्ड वॉर को समझे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो एक नया पड़ाव देश की राजनीति की तरफ नए आपका पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच युद्ध था। दो गुट थे, एक को कहा गया मित्र राष्ट्र, एक को कहा गया धुरी, सेंट्रल पावर। 1939 से लेकर 1945 के बीच ये वॉर था और आप जानते हैं कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस वहां कर रहे थे। मित्र राष्ट्र में कौन थे? ध्यान दीजिए, अमेरिका बहुत बड़ी पावर, यूएस बहुत बड़ी पावर, फ्रांस बहुत बड़ी पावर, ब्रिटेन बहुत बड़ी पावर। वहीं जो आपका धुरी राष्ट्र थे उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? जर्मनी, इटली और जापान। ये तीन लोग थे आपका धुरी में। इस युद्ध में लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यहाँ युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में फैला। इसका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया, चीन, बर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार, भारत के पूर्व उत्तर कुछ हिस्सों तक रहा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट था वहां भी अच्छा खासा दिखाई दिया, क्योंकि जब आपके जापानीज अंदर आ रहे थे तब। और इस पैमाने की जनहानि 1914-1918 के बीच पहले विश्व युद्ध होता है, आप जानते हैं। विश्व को धैला दिया गया, दूसरा विश्व युद्ध इससे ज्यादा रहा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। शुरुआत ही देखा गया 1945 में अमेरिका में, जापान में दो शहर हिरोशिमा और आपका नागासाकी में अगस्त 1945 में आपका बम गिराए गए, परमाणु बम। जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत यह हुआ कि परमाणु बम गिराने के अमेरिका के फैसलों की आलोचना का तर्क था कि अमेरिका यह बात जानता था कि जापान आत्मसमरण करने वाला है और ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। आलोचक मानते हैं कि अमेरिका इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगह पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। ये भी था कि आप भले ही गुट के हैं लेकिन हम यहाँ आकर अपना बम मार सकते हैं, तो फ्यूचर में आप भी तैयार हैं। क्लियर है? वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने बहुत सारे काम किए। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि से रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। उसने हमें तर्क दिया कि जितनी आपकी तबाही हो रही थी उस तबाही को रोकने का एकमात्र सहारा था कि मैं परमाणु बम गिर दूं ताकि लोग रुक जाएं और जो देशों की हानि है वो ना हो, मुझे इसलिए परमाणु बम गिरना पड़ा। ऐसे कुछ तर्क दिए। किसने? आपका ऐसे तर्क दे रहा था आपका यूएस, जब हिरोशिमा नागासाकी अगस्त 1945 में उसने बम गिराए थे। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के बीच का समय है, ध्यान रखना। क्लियर है? इतना याद रहेगा। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखते हैं, यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मन जापान हार चुके थे। जर्मन अपने आप में बहुत पावरफुल था, ऑस्ट्रिया हंगरी तक कब्जा दिया था उसने। जापान हार चुके थे। यूरोप और शेष विश्व विध्वंस की मार झेल पड़ रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो सबसे बड़ी शक्ति थे। यही सबसे बड़ा कारण है। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी को भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनना एक दूसरे की होड़ का मुकाबला था। कहानी आती कि हम ही विश्व महाशक्ति हैं, ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा अमेरिका सोच रहा है। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति मैं हूं, ऐसा रूस सोच रहा है। अब एक दूसरों पर होड़ यानी कि कंपटीशन में लगे। शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने से पीछे यह समझ भी
काम कर रही थी कि परमाणु युद्ध के होने वाले विध्वंसक की मार झेलनी पड़ी। किसी भी राष्ट्र के भूते की बात नहीं है कि एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था कि दो महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हैं कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षमता क्षति पहुंचा सकते हैं। दोनों रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उस कावे के बावजूद यह युद्ध पक्ष का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन विध्वंस में औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दो महाशक्ति का जन्म, एक तरफ है जो आपका वेस्टर्न पार्ट को कवर करेगा, क्लियर है, उसका नाम है आपका अमेरिका, और जो पूर्व की शक्तियों को आपका अपने आप में देखेगा यानी कि उसका नेतृत्व करेगा, उसका नाम है सोवियत संघ। आप दोनों का जंग है कि हम दोनों बड़े हैं, हम दोनों बड़े, और आज भी यही कंपटीशन जारी है और यही है कोल्ड वॉर। अभी और बारी समझाऊंगा, ध्यान रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो चलो फिलहाल क्या करते हैं, चैप्टर को यहीं ब्रेक देते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। कल फिर हम लोग यहां से ही आगे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।